जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने शून्यकोट की अपक्रिया तथा उसके वेग स्थिरांक के व्यंजक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लोग जानेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है तथा इसके लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है उसका निगमन किस तरीके से किया जा सकता है। प्रथम कोट की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वह अपक्रिया, इसकी परिभाषा में लिखेंगे वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी अभिकारक पदार्थ है वो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो इस अपक्रिया की दर होगी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, अपक्रिया की जो दर होगी ये अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगी। यानी अपक्रिया की दर ये समानुपाती होगी अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। या इसे हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, मान लिया ये जो उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है, जो इस अपक्रिया की दर होगी, अपक्रिया की दर या अपक्रिया का जो वेग होगा ये समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। यानी अभिकारक आपका A है, इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। अब जहां कहीं पे भी ये समानुपाती का साइन होता है इसको हम हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा अपक्रिया की दर बराबर K और A की पावर 1। यानी अभिकारक की सांद्रता की जो घात है वो प्रथम घात है। अब जो अपक्रिया की दर है ये बराबर हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी K इंटू A की पावर 1। K क्या है? समानुपाती नियतांक है जिसे प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहते हैं, अब जो आपका ये A की पावर 1 है इसे हम लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, ये आ जाएगा K इंटू A, क्योंकि पावर 1 का मतलब है वही संख्या। अब इसे आप नोट कर लेंगे, यही आपकी प्रथम कोट की अपक्रिया हो जाएगी। हम बात करेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपकी एक रिएक्शन है, मान लिया A आपका अभिकारक पदार्थ है और ये रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक A की जो प्रारंभिक सांद्रता है इसे हम मान लेते हैं A है, तो उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, उतनी टाइम पे 0 रहेगी। T समय बाद जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा A माइनस एक्स, तब उत्पाद में x बचेगा, उत्पाद में x हो जाएगा। इसके बाद में
प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, यानी अभी आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या देखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपने जाना कि जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है ये समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। तो यहाँ पे अभिकारक आपका A है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगी। जब इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहते हैं। तो अब ये हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इक्वल टू, समानुपाती की साइन को हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, के कांस्टेंट आ गया, a की पावर 1। a की पावर 1 का मतलब होता है a ही। तो यहां पे हम एक बार इसे पुनः लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर ये बराबर हो जाएगा k ब्रैकेट में a। अब इसमें कहा गया है t समय बाद जब सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है तो हम लिखेंगे कि t समय बाद वेग या t समय बाद अभिक्रिया की दर, t समय बाद अभिक्रिया की दर, t समय बाद अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को हम लिखते हैं dx अपॉन dt से। अभिक्रिया की दर को किससे डिनोट किया जाता है, dx अपॉन dt। ये समानुपाती होगा t समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स है इसके समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, t समय बाद हम अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं, तो t समय बाद जो अभिक्रिया की दर निकलेगी, अभिक्रिया की दर को हम dx अपॉन dt से डिनोट करते हैं। ये समानुपाती होगी अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात भी कह सकते हो। तो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे क्या है t समय बाद, तो a माइनस एक्स है। इसे हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, समानुपाती नियतांक जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था। a माइनस एक्स की पावर 1 का मतलब ये a माइनस एक्स ही हो जाएगा। a माइनस एक्स यहाँ पे गुणे में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में जाएगा, dt बटे में है, इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। फिर इसके बाद में लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब इन दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर सबसे पहले समाकलन का साइन दोनों साइड में लगाना है। फिर जो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है ये होता है माइनस का लॉग में, लॉग बेस में e a माइनस एक्स। यानी सबसे पहले हम इसे सिंबल लगा करके नोट कर देंगे। समाकलन का साइन है इक्वल टू k इंटू dt। अब जो k है ये एक स्थिरांक है और स्थिरांक का कोई समाकलन नहीं होता, तो इसको हम समाकलन के साइन के बाहर नोट कर लेंगे, समाकलन के साइन के बाहर निकाल देंगे। लिख सकते हैं चूंकि समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स, ये समाकलन होता है a माइनस एक्स। इतना हुआ। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस का लॉग बेस में e a माइनस एक्स। यहां k को बाहर कर देना है और dt का समाकलन करना है। हमने बताया कि dt का समाकलन t हो जाएगा, dx का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा और जो आपका dm का समाकलन है वो m हो जाता है। तो यहाँ पे जो dt का समाकलन है क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस में e
a माइनस एक्स बराबर के dt का समाकलन t प्लस c, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में जब t बराबर 0 है तो जो x होता है उसका मान भी 0 होता है। तो लिखेंगे जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। जब t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसी वैल्यू t और x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने से log बेस में e a माइनस एक्स, x के स्थान पर क्या रखना है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस 0 हो जाएगा। फिर क्या है? इक्वल टू k है और t की वैल्यू है 0 प्लस c। तो ये बन जाएगा log बेस में e और a से 0 जाएगा, यहाँ पे a ही बचेगा, इक्वल टू k का 0 से गुणा, ये 0 हो जाएगा, प्लस c। इस तरीके से c का एक मान निकल आएगा, c इक्वल टू निकलेगा माइनस का log बेस में e a। अब c के इस मान को कहाँ रख देना है? c के इस मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। c के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे c के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, c के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में जहां पे c है उसके स्थान पे उसकी जो वैल्यू निकली है उसको रख देना है। फिर इसके आगे हल करते हैं, तो ये लिखा हुआ है माइनस का log बेस में e a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस log c की वैल्यू क्या है? log c की वैल्यू है माइनस, c की वैल्यू केवल है माइनस का log बेस में e a। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका था, इसमें c के स्थान पे जो वैल्यू निकली उसको हमने रख दिया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये आएगा माइनस का log बेस में e a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस माइनस log बेस में e a। ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। log बेस में e a, ये माइनस का है, log बेस में e a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब यहां से एक फार्मूला आपका बन जाएगा log m माइनस n। ये फार्मूला बनेगा log m माइनस n। m क्या है? ये log बेस e a जो आपका है ये m है, a माइनस एक्स क्या है? n है। तो log m माइनस n ये फार्मूला हो जाता है log m बटे n। तो यहां पे हम लिखेंगे log m माइनस n बराबर log m बटे n। इसी फार्मूले के उपयोग से हम यहाँ पे लिखेंगे log बेस में e a अपॉन a माइनस एक्स log m बटे n हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू के टी है, इक्वल टू के टी है। अब इसके बाद में ये जो t है इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? t को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये इनटू में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी log बेस में e a माइनस a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां पे log बेस में e होता है उसको log बेस में 10 में जब हम चेंज करते हैं, यानी अगर कोई वैल्यू log बेस में e होती है, इसे log में बेस में 10 में चेंज किया जाता है, तो इसे गुणा किया जाता है 2.303 से। इससे गुणा किया जाता है 2.303 से। यही जो 2.303 था ये नेक्स्ट इक्वेशन में आया था, वहां पे भी log बेस में e के स्थान पे log बेस में 10 किया गया था, तब ये 2.303 आ गया था। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जो 2.303 है ये कहाँ आ जाएगा? ये 1 के स्थान पे आ जाएगा, और log बेस में जो e है ये चेंज हो जाएगा log बेस में 10, यानी इसे हम लिख सकते हैं
2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 हो जाएगा, फिर a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू में k है। अब ये जो k है इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू, यानी इसके बराबर k है, आप k को इधर ला सकते हो, तो 2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 और a अपान a माइनस एक्स, यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो जाएगा। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रथम कोटि की अपक्रिया तथा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त किया। इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।